ठीक है, तो जैकोबियन पीरियड को लेके मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, जैकोबियन पीरियड को लेके मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। 1 मिनट दे दो मुझे, मैं पॉइंट पर वापस आता हूँ भाई, पॉइंट पर वापस आता हूँ। चलो भाई देखिएगा माय डियर, देखो जरा, सबसे पहले देखो आप जैकोबियन एज, देखो जैकोबियन एज का जो टाइमिंग है ना, वो 1603 से लेके 25 तक है ना? कब तक है? 03 से लेके 25 तक है। जैकोबियन, मैं आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस यहाँ पे समझा देता हूँ, और वो रेफरेंस क्या है ये समझना। जैकोबियन पीरियड जो है वो जेम्स फर्स्ट से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है भाई? जेम्स फर्स्ट से रिलेट करता है। जेम्स फर्स्ट थे कौन? जेम्स फर्स्ट इन रियलिटी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, नोन एज जेम्स सिक्स्थ। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा एक यहां पर कुछ और बताना चाहता हूं, देखो जरा मेरी बात समझना। एलिजाबेथ फर्स्ट जो हैं, एलिजाबेथ फर्स्ट का पीरियड जो है 1558 से लेके 1603 तक है। अब 1603 में एलिजाबेथ की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है, जब इनकी डेथ हो जाती है, तो अब इन्होंने शादी की नहीं, इन्होंने शादी नहीं की ना, नेवर मैरिड। तो अब हेनरी एट्थ की सिस्टर हैं, यानी कि हेनरी एट्थ यानी एलिजाबेथ के फादर, एलिजाबेथ के फादर की सिस्टर मतलब इनकी बुआ जी हो गई एक तरीके से, उनका कोई ग्रेट ग्रैंडसन है जिसका नाम है जेम्स सिक्स्थ। ठीक है, कहाँ का है ये? स्कॉटलैंड का। इसको कहाँ लेके आते हैं? इंग्लैंड में लाते हैं, और ये यहाँ पर राजा बनता है किसके नाम से? जेम्स फर्स्ट के नाम से। और इस पीरियड को जो है फिर हम जैकोबियन पीरियड कहते हैं। इतना ये ड्रामा है भाई। अगर आप ब्रिटेन की हिस्ट्री देखोगे तो यू विल फाइंड मतलब अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, अ लॉट ऑफ ट्विस्ट, अगर आप उसको डिटेलिंग से देखते हो। और ऐसे ही अगर आपने नहीं देखी तो फिर तो कुछ भी आप लोग मान लो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं पूरे आपसे टू द फैक्ट बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, अब आते हैं हम वापस, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजों पे हम डिस्कस करते रहेंगे। देखो जैकोबियन शब्द जो है ना, ये लैटिन वर्ड किससे बना है? जैकोबस से, और जैकोबस का मतलब होता है जेम्स। ठीक है, इस तरीके से जो ये रेन है जेम्स फर्स्ट का, वो क्या कहलाया? जैकोबियन एज कहलाया। समझ में आ गई बात? कब से कब तक है? 1603 से लेके 25 तक। तो मुझे नहीं लगता यहां तक आपको किसी भी प्रकार का जो कंफ्यूजन है वो होना चाहिए। अ पीरियड विच लाइक द एलिजाबेथन एज वाज पर्टिकुलरली रिच इन लिटरेरी एक्टिविटी, यानी इस पीरियड में भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम देखने को मिले। जैसे एलिजाबेथन पीरियड को द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, वैसे ही जो आपका जैकोबियन पीरियड है इट इज फुल ऑफ लिटरेरी पर्सनैलिटीज, लाइक विलियम शेक्सपियर भी इसी एज के हैं, मतलब इस एज में उन्होंने लिखा हुआ है। बेन जॉनसन ने लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे पोएट्स हैं जिन्होंने लिखा हुआ है। जॉन डन ने इसमें इसी एज में लिखा हुआ है, मेजर वर्क है वो इसी एज में लिखे हुए हैं उन्होंने। ठीक है ना? किंग हिमसेल्फ यानी कि जेम्स फर्स्ट खुद ने भी क्या किए हैं? 4 किताबें करी हैं। एक टू ऑन पोइट्री, अ वर्क ऑन दी मेनोलॉजी, एंड द फेमस आ काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको। ये ध्यान रख लेना, एक बड़ा फेमस वर्क है। ये रेफरेंस आप लोगों को इसलिए दिया गया है कि आप लोग इस बात पर विश्वास कर पाए कि जेम्स फर्स्ट जो था ना, वो एक ग्रेट पॉइंट था, मतलब ग्रेट किंग था। उसने लिटरेरी जो भी फॉर्म्स थी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। समझ में आई यहाँ तक बात? आगे आते हैं हम लोग। देखो हर एक चीज़ समझ में आएगी। एग्जाम में जिस प्रकार के पेपर सभी आप लोग देख पा रहे हो, तो आप ये बात श्योर मान लेना कि आने वाले एग्जाम्स आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। तो जो रेगुलर किताबें हैं उनसे थोड़ा सा आपको हटके जाना पड़ेगा। जो चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते आ रहे हो उसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को जो है देखना पड़ सकता है। अब आओ देखो आगे। अमंग ड्रामेटिस्ट लाइक विलियम शेक्सपियर, है ना, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बियोमॉन्ट, है ना, एंड जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, टर्नर, फॉर्ड, मिडल्टन, राउले, ये सारे के सारे इस एज के बड़े जो पोएट्स हैं या बड़ी पर्सनालिटी जो है वो माने जाते हैं।
जॉन डन और माइकल ड्राइटन, इनमें से दो फेमस लिरिक पोइट्स थे इस पीरियड के। अब डन जो है वो तो मेटाफिजिकल पोइट है भाई, डन जो है वो पोइट के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, पोइट्री के मामले में तो वो बहुत बेहतर लिखते हैं। उनकी जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, जिस तरीके से वो कंसीट को प्रेजेंट करते हैं अपने पोएम्स में, वो मतलब वो माइंड ब्लोइंग है भाई, है ना। तो माइकल ड्राइटन का जो सोनेट सीक्वेंस है वो बहुत फेमस है ना। माइकल माइकल ड्राइटन का सोनेट सीक्वेंस बड़ा फेमस है। और डन के आपको होली सोनेट देखने को मिलेंगे, डन के आपको होली सोनेट देखने को मिलेंगे। चलो, हाँ क्या थे मैं, हाँ डन के तो होली सोनेट्स मैं एक बार बता देता हूं। डन के तो होली सोनेट्स बहुत फेमस है। और माइकल ड्राइटन के आइडियाज मिरर है ना, ये काफी पॉपुलर है। और ये जो हैं वो सारे के सारे कहाँ के हैं भाई, सारे के सारे जो हैं आपके जैकोबियन पीरियड के कहलाते हैं, जैकोबियन पीरियड के कहलाते हैं। आवाज आ रही है ना भाई, ठीक है। बेकन एंड रॉबर्ट बर्टन वर बेस्ट नॉन प्रोज राइटर्स। और प्रोज बोले तो ऐसे राइटर्स, जिसमें फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। क्या कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को? द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ध्यान रख लेना, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है ना। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन में आपको और समझा देता हूं। फ्रांसिस बेकन जितने भी वर्क लिखते हैं भाई वो इंपिरिकल वर्क है ना, इंपिरिसिज्म एसेज लिखते हैं, यानी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। यानी उनके जितने भी वर्क हैं भाई, उनको अगर आपको पढ़ेगा तो आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल ये रियलिस्टिक लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि उनके वर्क ही ऐसे हैं, है ना। इनके बहुत पॉपुलर वर्क है, ये हमको ध्यान रखना है। रॉबर्ट बर्टन का भी बहुत बड़ा नाम है ना, रॉबर्ट बर्टन का भी बड़ा नाम है। और इसी एज के अंदर यानी 1611 में किंग्स ने बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन जो है वो पब्लिश किया। तो यहां से दो तीन चीज आपको देखने को मिलती है ना, यहां से दो तीन चीज जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। फटाफट देखो आप लोग, फिर हम चलते हैं। रॉबर्ट बर्टन का एक है ना, आप लोग एक वर्क याद रखना, मैं लिखवा देता हूं, ठीक है ना। बहुत पॉपुलर वर्क है और फिलोसॉफिकल ऐसे मानो इसे, द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, बहुत फेमस वर्क है, मैं लिखवा देता हूं आपको। कौन सा वर्क है? दी एनाटॉमी ऑफ मेलंकलिक, कौन सा हो जाएगा? द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, मेलंकलिक नहीं मेलंकली, ठीक है। तो ये कुछ एक हो गए, डन हो गया, ड्राइटन हो गया, बेकन हो गया, रॉबर्ट बर्टन हो गया, ऐसे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं। ये तो बात रही जैकोबिन पीरियड के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के रूप में। नाउ मूव टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, और एक बार आप और अच्छे से इसे समझ लो। देखिएगा जरा, जेम्स फर्स्ट कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, और यही सिक्स्थ कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। उन्होंने थ्रोन को एक्सटेंड किया आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603। क्वीन एलिजाबेथ डाइड चाइल्डलेस, दैट्स व्हाई हर कजिन फ्रॉम स्कॉटलैंड वाज कॉल्ड टू बी द किंग ऑफ इंग्लैंड। अब जो है क्वीन एलिजाबेथ ने शादी नहीं करी थी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। किंग्स जेम्स वाज अ प्रोटेस्टेंट मैरिड टू अ कैथोलिक क्वीन। अब ये जो जेम्स थे ये प्रोटेस्टेंट थे, शादी इन्होंने कैथोलिक क्वीन से की थी। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स प्रोक्लेम्ड इन 1604, अकॉर्डिंग टू इट किंग्स वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एंड दस आंसरेबल टू हिम अलोन। तो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स प्रोक्लेम्ड इन 1604, और इसके अकॉर्डिंग क्या था? किंग्स जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो ही हर एक चीज के लिए आंसरेबल होगा। ये एक जनरल बात है, इसमें बहुत कुछ लिखने का है नहीं है, तो इसको अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी काम आपका चल जाएगा। फिर देखो, 47 ट्रांसलेटर्स वर अपॉइंटेड टू राइट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल इन 1611। ये आप ध्यान रखना, जेम्स फर्स्ट ने 1611 में बाइबल का ऑथराइज्ड इंग्लिश वर्जन जो है ना, वो करीब कितने लोग लगाए इसमें? 47 ट्रांसलेटर। कितने? 47 ट्रांसलेटर ने इसको ट्रांसलेट किया। अ सीरीज ऑफ प्लॉट्स वर इंजीनियर्ड टू डिपोज हिम, है ना। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज प्लॉट्स वर द गन पाउडर प्लॉट, है ना। इन नवंबर 1605 a group of Roman Catholic planned to blow up the English House of Parliament at
एट इट्स ओपनिंग बाय द किंग। और राजा को डिपोज करने के लिए बहुत सारे प्लॉट्स, बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए। उनमें से एक जो फेमस है वो गन पाउडर प्लॉट है ना। जैसे एलिजाबेथ के समय स्पेनिश अर्माडा है, और यहाँ जो है वो गन पाउडर प्लॉट है ना। क्या है? द गन पाउडर प्लॉट। ये पूछा जा सकता है भैया ना, गन पाउडर प्लॉट 1605 में, है ना। लेकिन ये सफल नहीं हुआ था ना, ये सफल नहीं हुआ था। कब है ये गन पाउडर प्लॉट? है 1605 में। इसके में क्या कर रहे थे कि भाई रोमन कैथोलिक्स जो थे उन्होंने राजा के पार्लियामेंट हाउस को, जब वो ओपनिंग हो रही थी राजा की, उस दिन ही उड़ाने की सोच ली थी। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है ना। क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि गन पाउडर प्लॉट क्या है। तो मैं सिंपल से शब्दों में आप लोगों को बता दूं कि गन पाउडर प्लॉट जो है, जब राजा ने पार्लियामेंट बनवाई, यानी किंग जेम्स फर्स्ट ने पार्लियामेंट बनवाई, और उसकी ओपनिंग डे पर ही कुछ रोमन कैथोलिक्स ग्रुप के लोगों ने बारूद के माध्यम से उसको पूरे को उड़ाने का प्लान बनाया। लेकिन ये जो है फेल हो गया था प्लान, ये हो नहीं पाया। ठीक है ना। तो ये बहुत पॉपुलर एक इंसिडेंट है। इसके बाद देखो, टू क्रिएट अ रोमन कैथोलिक राइजिंग इन द मिडलैंड एंड सिक्योर अ टॉलरेशन फॉर कैथोलिक्स, वन ऑफ द कंस्पायरेटर फ्रांसिस ट्रेसहैम बीट्रेड, है ना। गाय फॉकीज द लीडर वाज डिस्कवर्ड रेडी टू फायर एंड वाज एग्जीक्यूटेड अलोंग विद 8 अदर कंस्पायरेटर। तो उनको जो है उनको भी इसी साथ में पनिशमेंट मिल जाती। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है, आपको उतना ही ध्यान रखना है कि 1611 में तो राजा ने जो बाइबल है उसका ऑथराइज्ड वर्जन ट्रांसलेट करवाया। उससे पहले 1605 में गन पाउडर प्लॉट है। ये मेजर मेजर पॉइंट है। यहाँ से ऐसा है नहीं है। देखो, रोमन कैथोलिक राइजिंग को मिडलैंड में बढ़ाने के लिए और कैथोलिक्स के लिए जगह बनाने के लिए लोगों ने क्या, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी कंस्पायरेसी की। इनमें से एक कौन है? फ्रांसिस ट्रेसहैम है, इसने बीट्रे कर दिया। गाई फॉकीज जो लीडर था, है ना, वॉज डिस्कवर्ड, उसको पता लगा, रेडी टू फायर एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, इसको क्या कर दिया गया, फांसी लगा दी गई 8 अदर कंस्पायरेटर के साथ। इसके बाद देखो, अब आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको भी जानना जरूरी है। देखो जरा, इन अ सेंस दैट जैकोबिन एज वॉज एन एज ऑफ ग्रेट फ्लावरिंग ऑफ लिटरेचर एंड इन अदर सेंस इट वॉज एन एज ऑफ डिकेडेंस। अब समझना मेरी बात, जैकोबिन एज दोनों तरीके की बातें कर रहा है भाई। ये एन एज ऑफ ग्रेट फ्लावरिंग ऑफ लिटरेचर, और दूसरे अर्थ में एन एज ऑफ डिकेडेंस। इट वॉज रिच बिकॉज मैनी ग्रेट राइटर्स हु वर बोर्न एंड नर्चर्ड इन एलिजाबेथन एज प्रोड्यूस सम ऑफ दियर मास्टरपीस इन दिस एज। देखो, इस एज में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा हुआ नहीं था, सारी चीज़ें जो धीरे धीरे खराब होने लग गई थी। हाँ, इसको फ़ायदा एक बात का हुआ कि एलिजाबेथन पीरियड में जो लोग तैयार हुए, उन्होंने अपने जो मैग्नम ओपस है, जो मास्टर पीसेज है ना, वो जैकोबियन पीरियड में आके लिखे हैं। जो लेटर एलिजाबेथन में पैदा हुआ होगा वो जाहिर सी बात है कि जैकोबियन में और कैरोलियन में जाएगा और वहां जाके वो वर्क लिखेगा। लेकिन उसका ब्रिंगिंग अप तो उस एज में हुआ है, इसे गोल्डन एज माना जाता है लिटरेचर का। ठीक है ना। अब देखो, आप इसके बाद करते हैं हम बात, है ना। इसमें मेजर मेजर है, उन सबके नाम याद दिए हुए हैं। जैसे देखो, शेक्सपियर है, बेन जॉनसन है, डन है, फ्रांसिस बेकन है, कैपमैन है, मास्टन है, टॉमस डेकर है, फ्रांसिस वियोमोंट है, जॉन फ्लेचर है, टॉमस हेवुड है, जॉन वेबस्टर है, साइरिल टर्नर है, टॉमस मिडल्टन है, फिलिप मैसेंजर है, जॉन फॉर्ड है, जेम्स सिरले हैं। ये बहुत सारे नाम और भी हैं, ये सारे इस एज में हैं। और ये मोस्टली सारे के सारे एलिजाबेथन को भी रिलेट करते हैं। अरे इनमें बहुत सारे जो हैं वो एलिजाबेथन को भी तो रिलेट करते हैं, एलिजाबेथन पीरियड से भी हैं बहुत सारे। बोलो, अब आओ आगे देखो। बट इफ वी एंटर इनटू द हार्ट ऑफ द मैटर वी शैल सी दैट अमंग देम मोस्ट वर बोर्न एंड नर्चर इन द एलिजाबेथन एज। अब सबसे बड़ी खूबी क्या रही कि भाई इसमें किसी भी पॉइंट की नर्चरिंग नहीं हुई है। मोस्ट ऑफ पॉइंट जो जैकोबियन पीरियड में लिख रहे थे वो सारे के सारे एलिजाबेथन से रिलेट करते हैं, but wrote and published their work in the early Jacobean age. In fact, the number of truly Jacobean writers were only a few and can be counted on the finger. यानी अगर एग्जैक्ट हम अगर बात करें किसकी, जैकोबियन पीरियड की, तो बहुत ज्यादा राइटर्स नहीं है। लेकिन जितने राइटर्स एलिजाबेथन के लेटर पीरियड में थे
तो वो जब वो अपने पीक टाइम पे आए तो फिर जैकोबियन पीरियड आ चुका था, इसलिए उनके जितने भी वर्क जो देखने को मिलेंगे वो जैकोबियन पीरियड में मिलेंगे। बहुत सारे नाम यहाँ पे हैं। Therefore, the writers born after 1570-75, मतलब it is the later part of, मतलब इसको कहेंगे लेट एलिजाबेथन, लेट एलिजाबेथन। ठीक है। और बियॉन्ड वर ट्रूली जैकोबियन फॉर देयर आर्ट फ्लावर्ड इन द जैकोबियन एज। जो जैकोबियन के थे नहीं, लेकिन भाई आ, ऐसा ही तो होता है कि मेहनत कोई करता है और फिर नाम किसी का हो जाता है। वही वाली कहानी है ये तो, कि मेहनत तो थी जैकोबियन एलिजाबेथन एज की, लेकिन यहाँ से इन्होंने जो है एक इनको एडवांटेज मान लो आप, भाई एडवांटेज जो है इनको यहाँ से मिल गया कि ठीक है कि बात पढ़ते लिखते तो वहां से आए हैं और नाम यहाँ पे हो गया। ये एक बेनिफिट जो है इन लोगों को रहा। तो जैकोबियन एज में ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ये कुछ एक बातें हैं जैकोबियन एरा की जो आप लोगों को समझनी चाहिए। और आई होप जो मैंने मेजर मेजर बातें बताई वो सारी काम की आप लोगों को समझ में आई भाई, यहाँ तक बात है। अब आओ देखो, ये तो जैकोबियन से संबंधित बातें हुई। मैं एक बार फिर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक बार मैं सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। देखो यहाँ से शुरू की थी, जैकोबियन एज का पता होना चाहिए। जैकोबियन जो वर्ड है वो जैकोबस से आया है। जैकोबस का मतलब होता है जेम्स से, इस तरीके से रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट जैकोबियन कहलाया। ठीक है। ये भी एलिजाबेथन की तरह रिच इन लिटरेरी एक्टिविटी था। क्यों था? क्योंकि जो पोएट वहां लिख रहे थे उन्होंने यहाँ भी लिखा। किंग ने खुद ने कुछ एक वर्क लिखे, उनका जिक्र भी है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद कुछ एक नाम्स मैंने आपको बताए, जैसे डन होली सोनेट्स लिखते हैं, ड्राइटन आइडियाज मिरर लिखते हैं। इसके बाद बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। एनाटॉमी ऑफ मेलंकली रॉबर्ट बर्टन का है। अब एक और ध्यान रखना कि भाई 1611 में जेम्स फर्स्ट जो हैं उन्होंने ऑथोराइज्ड वर्जन जो है वो लेके आए किसका, बाइबल का। बाइबल का ऑथोराइज्ड वर्जन लेके आए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बताया कि भाई ये जेम्स सिक्स थे, ये कजिन है एलिजाबेथ के, बुआ जी के लड़के हैं। इनको यहाँ बनाया गया है लाकर। फिर इनको मारने के लिए भी बहुत सारे प्लान जो है कैथोलिक्स ने बनाए। गन पाउडर प्लॉट 1605 का उसमें मेन है, उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। और इसके अलावा मेजर मेजर पॉइंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया यहाँ पे। तो ये सारी बातें जो हैं इसमें है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेटाफिजिकल पॉइंट्स के बारे में। बहुत जरूरी है मेटाफिजिकल पॉइंट्स या मेटाफिजिकल पोइट्री, दोनों जो हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना। इनको आप लोग जरा समझेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे हम लोग और चीज़ों को बहुत बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को भी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। आ रही है कि नहीं आ रही बताओ भाई, जो भी साथी देख रहे हैं एक बार मुझे बता दो। हम्म, चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर है भाई सबका? चलिए, कमेंट भी तो किया करो आप लोग, कमेंट नहीं करते हो यार, गलत बात है। चलो देखो, मेटाफिजिकल पॉइंट्स देखते हैं। देखो मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो हैं ये मेजरली जैकोबियन पीरियड के ही हैं, जैकोबियन पीरियड के ही हैं। होता क्या है कि भाई जितने भी मेटाफिजिकल पॉइंट हैं उनका बॉर्न तो एलिजाबेथन में हुआ है, पीक टाइम जैकोबियन में हुआ है, और उनकी डेथ जो है वो कैरो लाइन पीरियड के अंदर हुई है। ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी एंड अर्ली 17th सेंचुरी the Elizabethan poetry exhausted itself. The people were no more interested in Elizabethan writers. So a new school of poetry emerged known as the metaphysical school of poetry. मैं बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो बातें आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होंगी और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आप ध्यान रखना, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पोएट्स। ठीक है। अब देखो जरा, इस टर्म को सबसे पहली बार अगर किसी ने यूज किया तो उन राइटर का नाम है ट्रूमोंड, है ना। ट्रूमोंड ने इसको पहली बार यूज किया और उस टर्म का नाम था मेटाफिजिक्स।
अब मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल। क्या मतलब होता है भैया? बियॉन्ड फिजिकल मतलब होता है, बियॉन्ड फिजिकल होता है इसका मतलब, है ना, बियॉन्ड फिजिकल इसका मतलब होता है। किसने किया है? ड्रू मॉन्ड ने किया है, ध्यान रख लेना आप लोग, पहली बार यूज। फिर है बट इट वॉज जॉन ड्राइडन हु यूज्ड दिस टर्म इन इंग्लिश लिटरेचर while indicating to जॉन डन। जॉन ड्राइडन ने इंग्लिश लिटरेचर में जॉन डन को इंडिकेट करने के लिए इस टर्म का यूज किया। डन, उन्होंने क्या कहा कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर बट इन हिज अमोरस वर्सेस। अमोरस का मतलब होता है लव, लव पोएम्स के बारे में। समझ में आई बात? अब देखो दो तीन बातें हैं। ये टर्म जो है सबसे पहले कौन लेके आया? तो ड्रूमोंड लेके आया। एक्चुअल में इसका यूज कौन करते हैं? ड्राइडन करते हैं। ड्राइडन ने जॉन डन को डिस्क्राइब करने के लिए कहा कि डन जो है ना वो केवल मेटाफिजिक्स को ही नहीं, इफेक्ट मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन सटायर, केवल वो अपनी सटायर में ही नहीं, अपनी जो लव पोएम्स है ना उनमें भी वो मेटाफिजिकल एलिमेंट का यूज करते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आप जो चीज एग्जिस्ट करती है उसकी बात नहीं करते हो, आप बियॉन्ड एग्जिस्टेंस बात करते हो, बियॉन्ड फिजिकल बात करते हो। अब देखो दो नाम बता दिए, तीसरा नाम मैं बताने जा रहा हूं आपको। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन is the first to use metaphysical school of poetry in his work Lives of the Most Eminent English Poets। ये ध्यान रखना, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री इस शब्द का यूज अपने वर्क लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, जिसमें इन्होंने 52 पोएट्स की बायोग्राफी जो है उसको डिस्क्राइब किया है, उसमें पहली बार इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री या मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स का जिक्र किया। तो वी हैव थ्री नेम्स। ड्रूमोंड पहली बार यूज करते हैं, ड्राइडन इसको एक कोटेशन में यूज करते हैं, एक्चुअल में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया। इन द चैप्टर अब्राहम काउले वेयर ही रॉट, क्या लिखते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी देयर appeared, है ना, appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poets। कि 17th सेंचुरी में कुछ एक पोएट्स जो हैं वो अपीयर हुए, उन्हीं को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है। समझ में आई बात? तो तीनों नाम आप लोगों को ध्यान में होने, चाहे ड्रूमोंड का नाम हो, चाहे ड्राइडन का नाम हो, चाहे फिर जॉनसन का नाम हो, तब जाकर ही आपका काम बनेगा भाई। अगर आपको तीनों नाम नहीं आते तो फिर भाई बात जो है वो आपकी ठीक है नहीं है, ठीक है ना। तो सारे नाम आप लोगों को पता होने ही चाहिए। ये एक बार देखो मैं साइड में हट जाता हूँ, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन इट, यू कैन नोट इट डाउन, आप नोट डाउन कर सकते हैं भाई। चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखो जरा इससे आगे की बात हम करते हैं। मेटाफिजिकल वर नॉट सेड टू बी द ग्रेट राइटर्स बिकॉज दे डिड नॉट फुलफिल एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री एज एन इमिटेटिव एक्ट, दे डिड नॉट इमिटेट एनीथिंग। देखो जरा, मेटाफिजिकल वर नॉट सेड टू बी द ग्रेट राइटर्स, क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, है ना, इन्होंने क्या नहीं किया? इमिटेट नहीं किया है। अब इनकी पोइट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि फ्रेशनेस है, इमिटेट नहीं कर रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं, और इमेजिन भी कुछ इस प्रकार का कि बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। दे वर नॉट राइटिंग टू प्लीज एनी वन और टू इंस्ट्रक्ट बट टू क्रिएट सस्पेंस और मिस्ट्री एंड टू अचीव दियर एम। अब देखो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि वो लिख जो रहे थे ना, वो किसी को उनको खुश नहीं करना था, किसी को उनको टीच नहीं करना था, उनको केवल सस्पेंस क्रिएट करना था, मिस्ट्री क्रिएट करनी थी, और उनका जो खुद का एम है ना वो उनको कंप्लीट करना था। दे एम्प्लॉयड कंसीट। अब ये कंसीट क्या होता है? यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कंसीट क्या है? कंसीट क्या है? फार फैच्ड इमेजरी, यानी कि है तो ये मेटाफर ही, लेकिन मतलब बहुत दूर की बात कर देंगे जिसका कोई फिजिकल वर्ड से लेना देना नहीं है। ड्राइडन ने तो ये कहा है कि डन मस्ट बी अ ग्रेट पॉइंट बट ही इज नॉट अ गुड राइटर, कि वो एक ग्रेट पॉइंट हो सकता है लेकिन एक गुड राइटर नहीं है। टीएस इलियट ने एक ऐसे लिखा जिसका नाम ही लिख दिया इन्होंने, क्या? द मेटाफिजिकल पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि नहीं है भाई? सारी जरूरी है ना, ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। अब ये सारी चीजें हुई कि नहीं हुई? मेटाफिजिकल जो थे
मेटाफिजिकल्स, जितने भी मेटाफिजिकल्स थे वो एक्चुअल में राइटर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया, वो इमिटेट नहीं करते थे, है ना। वो ना तो किसी को खुश करने में, ना किसी को इंस्ट्रक्ट करने में, उनको एक ही काम था कि भाई वो अपने सस्पेंस को क्रिएट करेंगे, मिस्ट्री को क्रिएट करेंगे, जो उनका एम है उसको प्राप्त कर लेंगे। कंसीट का ये यूज करते थे। डन ने और टी एस इलियट ने देखो इनको इस तरीके से लिखा। डन ने कहा कि वो ग्रेट पोएट हो सकता है लेकिन ग्रेट राइटर नहीं हो सकता। टी एस इलियट ने वर्क लिखा है द मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, चलिए। और ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ड्राइडन और ड्रूमोंट, तीनों जरूरी है। अब मेटाफिजिकल पॉइंट्स की बात करें तो वी हैव 7 मेटाफिजिकल। एंड्रयू मार्वेल है, जॉन डन है, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, रिचर्ड क्रैशो हैं, थॉमस कैरियू हैं, अब्राहम काउले हैं और हेनरी वोगन हैं। ये आपको ये लिस्ट याद होनी ही चाहिए। ये 7 पॉइंट्स के नाम अगर आपको नहीं पता है तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन 7 के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। नाम लिख लो आप एक बार, मैं पानी पी लेता हूँ फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये नाम लिख लो आप, है ना, एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो, थॉमस कैरियू, अब्राहम काउले, हेनरी वोगन। फिर इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जितनी भी जानकारी बनती है वो सारी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, नाम लिख लो। अब इनके बारे में क्या थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी जाके काम पूरा होगा। इन सब के बारे में हमें थोड़ा 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 सबके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम डन के बारे में ले लें, या डन को लास्ट में बता दूंगा मैं आपको, या डन को ही ले लेता हूं मैं। डन के बारे में आपको फटाफट फटाफट में बता देता हूँ। मुझे लगता है यहाँ से आप बहुत कुछ जो है समझ जाओगे। ठीक है ना, एक मिनट देखो, डन को लेकर हम बातें कर लेते हैं। देखो डन को लेकर बातें कर लेते हैं। तो इसमें जॉन डन आपका पहला वो मेजर पॉइंट। अच्छा, डन से पहले मुझे ऐसा लगता है, जस्ट ए मिनट, डन को तो हम डिस्कस करेंगे करेंगे, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आपको लिखवाऊंगा। एक बार आप ये लिखो, मेटाफिजिकल पॉइंट्स, है ना, एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो, थॉमस कैरियू, अब्राहम काउले और हेनरी वोगन। ये तो शायद आपने लिख लिया होगा, है ना। अब आ जाओ आप लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो एक एक चीज को मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखो थॉट्स कैसे हैं, नोबल थॉट्स, डिक्शन एंड एक्शन, यानी कि थॉट, एक्शन और डिक्शन। डिक्शन बोले तो लैंग्वेज, है ना। डिक्शन का मतलब किससे होता है, लैंग्वेज से होता है। डिक्शन का मतलब किससे होता है भाई, लैंग्वेज से। चलो भाई देखो एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको ना। तो देखो, नोबल, थॉट, डिक्शन और एक्शन, देयर थॉट्स एंड आइडियाज वर यूनिक। THEIR, ये गलत लिखा हुआ है, THE। इनके जो थॉट हैं और आइडियाज है ना वो सबसे यूनिक है ना। दे डिड नॉट इमिटेट एनीथिंग, है ना। वॉल्टर स्कॉट कहते हैं कि द मेटाफिजिकल प्लेड विद द थॉट्स एज एलिजाबेथन हैड प्लेड विद वर्ड्स। देखो ये बहुत कितनी प्यारी बात कही है इन्होंने, कि जैसे एलिजाबेथन पोएट्स जो थे ना वो वर्ड्स के साथ प्ले करते थे, तो मेटाफिजिकल जो है ना वो थॉट्स के साथ प्ले करते हैं। हियर आइडियाज एंड थॉट्स वर यूनिक। टीएस इलियट भी क्या कहते हैं, देखो, इन मेटाफिजिकल unification of sensibility is perceived for the first time. In metaphysical unification of sensibility is perceived for the first time. तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कंसीट। देखो एक चीज तो यहाँ ध्यान रखना, पहला क्या है कि पहला ये है कि ये पहला पॉइंट है, ये ना मैंने थोड़ा डार्क नहीं किया है, ये पहला पॉइंट है कि थॉट, डिक्शन और एक्शन तीनों ही नोबल है। नोबल का मतलब है कि सबलाइम कैटेगरी के हैं, सबलाइम कैटेगरी के हैं ना, सबलाइम कैटेगरी के हैं। ये किसी को इमिटेट नहीं करते, इनके थॉट और आइडियाज यूनिक होते हैं, ये थॉट के साथ खेलते हैं, है ना। इन्होंने तो कहा, वॉल्टर स्कॉट ने तो ये कहा, टीएस इलियट कहते हैं कि इन मेटाफिजिकल यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज परसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मेटाफिजिकल में जो पहली बार इस तरीके की जो सेंसिबिलिटी का यूनिफिकेशन जो है वो देखा गया। अब देखो कि किसका यूज करते हैं भाई, कंसीट का यूज करते हैं। कंसीट के बारे में तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहा था एक्चुअल में कंसीट क्या होता है। दे हैव यूज्ड कंसीट अगेन एंड अगेन। कंसीट इज फार फेस्ड इमेजरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कंसीट जो है ना इस तरीके की कल्पना करना जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उस प्रकार की इमेजरी ये यूज करते हैं।
है ना। और एग्जाम्पल जैसे कंपास एक पोयम है, ओ माई अमेरिका, तो इनमें बताओ कोई सोच ही नहीं सकता, ओ माई अमेरिका, अमेरिका को ऐसे कर रहे जैसे कोई बिलव्ड हो। लर्निडनेस ऑफ अनकन्वेंशनलिटी, Dr. Johnson said metaphysicals were the main of learning, and to show their learning was their whole endeavor. They copied neither nature nor life. यानी मेटा, वैसे तो देखो जनरल डेफिनेशन पोइट्री की क्या होती है कि पोइट्री इज द इमिटेशन ऑफ नेचर एंड कॉमन लाइफ। इन्होंने दोनों को ही नहीं किया। इन्होंने ना तो कॉमन लाइफ को किया और ना इन्होंने जो है नेचर को किया। ये खुद मतलब उस लेवल पे पहुंच गए कि इनको किसी को कॉपी करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई इनको। ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, देखो जरा, है ना। तो मतलब जो कन्वेंशनल तरीका था उसको बिल्कुल इन्होंने मतलब ब्रेक डाउन कर दिया, उसको उसको बिल्कुल उसको खत्म कर दिया। उन्होंने अपना तरीका बना लिया, अपना तरीका इन्होंने बना लिया। तो इसके अलावा एक और इसमें देखेंगे कि लव इफेक्शन और हाइपरबली एंड कोलोक्यूलिज्म, यानी ये एमोरस पोइम्स तो थी इनकी। हाइपरबली अतिशयोक्ति का, हाइपरबली का मतलब होता ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट का ये यूज करते थे। कॉलोक्विल लैंग्वेज का भी यूज करते थे। मेटाफिजिकल पोइट्री मेनली डील्स विद द थीम्स ऑफ लव इन विच पोइट्री हैज वेरियस यूज्ड हाइपरबलीज, यानी कि ज्यादातर जो पोइट्री थी वो लव बेस्ड थी और इसमें हाइपरबली का बहुत यूज होता है। और पोइट्री की स्टार्टिंग जो है एब्रप्ट होती है और कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, कॉलोक्विल लैंग्वेज का यूज जो है इसमें किया जा सकता है। ये सारी बातें जो हैं आपको मेटाफिजिकल के अंदर पता होनी ही चाहिए। अब इसमें आप लोगों के लिए जो जरूरी है वो एक तो पहला पॉइंट इसमें कौन हो जाएगा, जॉन डन है ना। डन जो है 1572 से 31 है। और डन को क्या कहा जाता है, द मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। क्या कहा जाता है, द मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री का मास्टर कहा जाता है इनको, है ना। अब इनमें यहाँ तो इनके लिए जो आपको ध्यान रखना है, ये तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आप इनके वर्क के नाम याद रख लो, है ना। पाई थेनाटोस है, सूडो मार्टर है, इग्नेटियस इज कॉन्क्लेव है, डिवोशन अपॉन इमरजेंट अकेजन्स है। इसके अलावा ये वाला जरूर याद रख लेना आप लोग, ये वाला ढंग से देख लेना। इन्होंने होली सोनेट्स लिखे हैं कितने, 1633। इनको डिवाइन मेडिटेशन और डिवाइन सोनेट कहा जाता है। टोटल 19 सोनेट्स हैं। सोनेट्स जो हैं वो डन के कन्वर्जन किस में, एंग्लिकनिज्म में, उस पर लिखा गया था। ठीक है ना, पेट्रार्चन स्टाइल में लिखे हुए हैं। इसके सोनेट सीक्वेंस के 3 पब्लिकेशन आए हैं। वेस्ट मूरलैंड आया है, ये आया है 1620 में 19 पोएम्स थी। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स आता है 12 पोएम 1633 में, और डिवाइन मेडिटेशन आता है 1635 में। ठीक है ना। इनमें किसकी बात होती है, देखो इमॉर्टलिटी की बात होती है, डिवाइन जजमेंट की बात होती है, डिवाइन लव की बात होती है, हम्बल पेनेंस की बात होती है। इन्हीं सब चीजों की बातें जो है इसके अंदर होती है। इनमें कुछ सोनेट के नाम भी आप लोग ध्यान रख लो, जैसे सोनेट नंबर 8 है इफ फेथफुल सोल्स। ये 10 वाला ध्यान रख लेना, सोनेट 10, डेथ बी नॉट प्राउड ना, ये सभी वर्जन्स में थी। 17 नंबर जो है इसकी वाइफ के लिए लिखी गई है, ये वाली 17 नंबर। और ये है बेटर माई हार्ट 3 पर्सन गॉड, ये 17 नंबर है, ये 14 नंबर है। ये इनकी वाइफ जो है एने मूर, उनके लिए लिखी हुई है। तो इनसे संबंधित आप लोग ये वर्क याद रख लो। इसके अलावा आप ध्यान रखो, नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डेज करके इनकी पोयम है। फॉर इज पैट्रॉन रॉबर्ट ड्यूरी, इन्होंने 2 एनिवर्सरी पोयम लिखी है, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। इनको भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। सॉन्ग्स ऑफ सोनेट का जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें मेजर मेजर इनकी सारी पोयम्स हैं। जैसे देखो द फ्ली है, द गुड मॉरो है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार है, कैनोनाइजेशन है, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, प्रोग्रेस ऑफ द सोल है। तो ये कुछ एक वर्क है भाई इनके मेजर मेजर, ये सारे आप ध्यान रख लेना। ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको 2-3 नाम और बता देता हूँ, इनके बारे में ध्यान रख लेना, तो मेटाफिजिकल से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा। एक जॉर्ज हर्बर्ट करके पोएट है, आपको अगर दिखाई दे रहा है, वैसे प्रॉपर दिख रहा होगा, जॉर्ज हर्बर्ट है, ये भी मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है, 1593 से 1633, है ना। और इनके वर्क में तो कुछ ऐसा नहीं है। ऑल्टर एक ध्यान रख लेना आप लोग, एक टेम्पल ध्यान रख लेना, इसमें 184 है, चर्च 4, चर्च चर्च
मिलिटेंट, ऑल पोएम्स वर कलेक्टेड बाय निकोलस फेरर 13 है ना, और द कॉलर करके ये कुछ एक वर्क है, आप इनका ध्यान रख सकते हो। मेजर मेजर वर्क है तो आप इनका भी ध्यान रख सकते हो। जॉर्ज हर्बर्ट का नाम जरूर याद रखना, बस वर्क पूछे या ना पूछे। सेक्रीफाइस करके भी इनकी एक पोयम है ना। इसके बाद रिचर्ड क्रैशो है, इनका एपीग्रामेटम सैक्रेरम लाइबर, ये सैक्रेड एपिग्राम्स हैं। स्टेप टू द टेम्पल, डिलाइट ऑफ द म्यूजेस और कैरमन डियोनोस्ट्रो, इनके वर्क इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग केवल नाम याद रख लेना काफी है। एंड्रयू मार्वेल के जरूर ध्यान रख लेना, एक कॉय टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बड़ा फेमस है इनका ना, ये एक ही वर्क फेमस है इनका, ये आप याद रख लेना है ना। हॉरिसन ओड है ये, पॉस्ट्यूमस है, ये एक ध्यान रख लेना आप इनका। और एन हॉरेशन ओड अपॉन क्रॉमवेल्थ रिटर्न फ्रॉम, अच्छा इसको भी एक ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपॉन एप्पल्टन हाउस, बाकी तो इतने हैं नहीं है। फिर इसके बाद एक नए पॉइंट आते हैं आपके, हेनरी वोगन, ये भी मेटाफिजिकल पॉइंट है। टीलेक्स इंटीलेंस करके इनका वर्क है, और वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करते नहीं है, मेजर मेजर चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। इसके बाद अब्राहम काउले का ध्यान रख लेना, ये भी इंग्लिश पॉइंट ऐसे हैं, इनका ये गार्डियन जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है ना। पॉलिटिकल ब्लूजम भी ध्यान रख लेना आप लोग, बाकी आप लोगों के नहीं बनेंगे ये। कोड टू रॉयल सोसाइटी, आप मेजर नाम याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, एक है ना, और 2 3 4 5 है ना, और 6 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट कौन सा रह गया भाई, काउले हो गया, 7 है ना ये। तो टॉमस कैर्यू रह गया, टॉमस कैर्यू जो है वो एक कैविलियर पॉइंट भी है, तो आप नाम याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये चीजें आपको जो है आपके मेटाफिजिकल पॉइंट हो गए, और आपके क्या हो गए भाई, जैकोबियन पीरियड के बारे में हो गया। तो मैंने जितनी चीज़ें आपको ज़रूरी है उतना ही बताया है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर ध्यान रख लेना हर एक पीरियड के बारे में, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और बाकी अगले सेशन में मैं और बाकी के जो है उनके बारे में डिस्कशन करूँ। आज के सेशन में हम इतना ही रख